just let us know when you're okay. Are we live as in display capture as well? Okay, Akshay. ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। हमने कुछ ही देर पहले आपको हमारे आज के गेस्ट स्पीकर के बारे में छोटा सा एक बायो भेजा था और उनकी फोटो भेजी थी। तो प्लीज मिलिए अपूर्वा से, अपूर्वा कामत से। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन अलग रखेंगे, इसके बजाय कि मैं इंट्रोड्यूस करूं। हम चाहेंगे कि अपूर्वा अपने शब्दों में अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। सबको ये मालूम है कि अपूर्वा एक एंटरप्रेन्योर है और आपने थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया हुआ है उनके बायो से। तो एंटरप्रेन्योरियल भी है अपनी नेचर में और एंटरप्रेन्योर भी है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो काफी फोकस्ड रहेगा इसके ऊपर कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं जब आपकी जो कंपनी है जिस स्किल को वो बेचती है, प्रोडक्ट या सर्विस को, जब आप उसके अंदर पर्सनली एक्सेल नहीं करते लेकिन फिर भी आप उसका एक कंपनी बनाते हैं। तो आई थिंक बात करने के टाइम पे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पर अपूर्वा, ओवर टू यू। हाय, नमस्ते। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए इस कॉन्वर्सेशन में। मेरा इंट्रोडक्शन जो बायो में होगा वही है मेनली, बट उसके अलावा आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन वुड बी अप्रोप्रिएट अगर मैं बोलूं कि मुझे हर नई चीज में काम ढूंढना, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो चाहे वो किसी एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड काम हो या किसी फैशन रिलेटेड काम हो या किसी पब्लिशिंग हाउस रिलेटेड काम हो, इट्स मोर अबाउट कि आप एक प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। क्या आप समझ रहे क्या ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में है या इसकी नीड सबके लिए है। तो ये जो प्रोसेस है इज व्हाट मेक्स यू एंटरप्रेन्योरियल, कि दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें सबसे ज्यादा एक तरीके का एक्साइटमेंट है जो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है आपके लिए, एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है टू डाइव इनटू एनी न्यू आइडिया। तो मैंने शुरुआत करी थी, आई थिंक सच में तो वैसे मैंने कर्मांतिक प्रॉपर बिजनेस पहली बार शुरू किया था, पर उससे पहले मैंने छोटी छोटी चीजें पहले ही ट्राई कर दी थी। मैं एक गांव में काम करती थी, नॉट एज अ बिजनेस पर्सन, पर मैं एक एजुकेशन सेक्टर में कंसल्टेंट थी, जहाँ पे मेरा काम मेनली होता था कि मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको लीडरशिप के वैल्यूज समझाऊं और कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। तो ये तो मेरा काम था, पर जो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट थे, जो शायद नेचुरली मुझ में थे कि मैं लोगों से बात करूं, अपने कनेक्शंस बनाऊं और कनेक्शंस जो मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं कि अच्छा ये इंसान इम्पोर्टेंट है मैं इसको हेलो बोलूं या मैं इनका ईमेल आईडी लूं, पर कनेक्शंस जो मैं उनको समझ पाऊं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं गांव में कुछ बदलाव लाऊं, तो मेरा कनेक्शन सिर्फ सरपंच से नहीं होना चाहिए, मेरा कनेक्शन वहाँ के पेरेंट्स जो स्कूल भेजते हैं बच्चों को वहाँ से होना चाहिए, मेरा कनेक्शन वहाँ के पोस्ट ऑफिस। मुझे ये देखना समझना समझना आया कि हम कनेक्शंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी प्रॉब्लम को पूरी तरह समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। आप अकेले भी नहीं कर सकते हैं कुछ, तो आपको ये सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है जब आप कुछ नया शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग कैसे शुरुआत करनी चाहिए या कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या वो बिजनेस बनने के लायक है या क्या वो एनजीओ बन के रहना चाहिए। हम शायद ये सब डिस्कस कर सकते हैं आज। वेरी इंटरेस्टिंग अपूर्वा। तो इससे पहले कि हम अपने दोस्तों के क्वेश्चंस लें, और आज हम एक नया फॉर्मेट भी स्टार्ट कर रहे हैं कि अब से हम हर वेबिनार के टाइम पे 3 लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो लाइव जूम पर आके अपने क्वेश्चंस पूछें। और ओ, हाँ, तो ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए आकांक्षा हमको ज्वाइन करेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को एज अ पर्सन कैसे डिफाइन करते हैं?
और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि ये हमारा इस पूरे वीक का थीम था। तो अगर मैं 2 शब्दों में बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगी कि इसका हिंदी शब्द नहीं है मेरे पास, स्पॉन्टेनियस। जिस जगह पे हो उसको अब्ज़ॉर्ब करना, उसको समझना, एक्सेप्ट करना और उसी पे इम्प्रोवाइज़ करना कि ये मेरा सिचुएशन है, इसको मैं सबसे अच्छा कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ये एजिलिटी जो होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारे कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे। ये अंडरस्टैंड करना कि जब आपके पास लिमिटेशंस है, तो आप उसमें कैसे बिहेव करते हैं। और आई थिंक जब लिमिटेशंस होती है तो क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा बाहर निकल के आती है, सबसे ज़्यादा जुगाड़ तभी होता है। तो एक वो इम्पोर्टेंट ट्रेट है मुझ में और दूसरा मैं बहुत ही ईज़िली किसी भी टाइप के लोगों के साथ घुल-मिल जाती हूँ। ये ऐसा लगेगा कि ये कोई स्किल नहीं है पर स्टार्टिंग में बिज़नेस में आई थिंक क्योंकि मैं एक मोची से बात कर पाई, एक डिज़ाइनर से भी बात कर पाई, एक बिज़नेसमैन से भी बात कर पाई। तो ये जो अंदाज़ा होता है कि किसको कैसे समझना है, कैसी भाषा में उनको अपनी बात बतानी है। तो ये स्किल भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें मुझ में बहुत नेचुरल आई थिंक डिफाइनिंग ट्रेट है एज़ अ पर्सन। इंटरेस्टिंग। आई थिंक सबकी नज़र एक बार हमारे आईटीआई के दोस्तों की गई जब हमने आपका बायो भेजा कि आपने गांधी फेलोशिप करी, राइट? अच्छा, और आपके पास 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में, राइट? जी। तो पहले आप हमारे दोस्तों को एक मतलब कुछ शब्दों में बताना चाहेंगे कि गांधी फेलोशिप क्या है? एज़ एन एक्सपीरियंस क्या है? ओके। कुछ शब्द बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था गांधी फेलोशिप पर मैं कोशिश करूंगी। एक रूरल फेलोशिप है। अगर आपने कभी अपना समय किसी गांव में नहीं बिताया तो आपके लिए तो बहुत ही अनोखा फेलोशिप है। जैसे मैं दिल्ली से थी, बैंगलोर में मैंने पढ़ाई करी, तो एक गांव में रहना, उनकी आदतें समझना अ, एक पर्सनल चेंज ले आता है। तो एक तो ये है कि वो फेलोशिप है आपकी पर्सनल लीडरशिप के ऊपर कि आप अपने माइंडसेट को कैसे बदलते हैं और अपने आसपास के लोगों को वो बदलाव कैसे समझाते हैं या कैसे लाते हैं। और दूसरा है कि एक एजुकेशन सेक्टर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए, जिसकी वजह से गरीबी भी बदल सकती है, हेल्थ इंडस्ट्री भी बदल सकती है। एक जो नींव है हमारे इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट की, उस सेक्टर में सस्टेनेबल चेंज कैसे लाना है। सस्टेनेबल चेंज का आइडिया है कि अगर आपको वहाँ से हटा दें, क्या वो लोग फिर भी वैसे काम करेंगे? क्या वो लोग फिर भी वही प्लान को फ़ॉलो करेंगे? तो अगर आप वहाँ से हट जाए और वो अच्छाई या चेंज या जो भी बदलाव आप लाए हो, वो कैसे उसको बरकरार रखें आपके जाने के बाद भी। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट माइंडसेट चेंजिंग फेलोशिप है। अ, पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गाँव में 1 महीना मुझे रहना पड़ा बिना किसी पैसे या रेंट के एक घर में और उनके उनके हिसाब से रहना। तो मैं एक फार्मर के साथ रही 15 दिन, फिर एक आशा वर्कर के साथ। तो उनकी जो ज़िंदगी है उनके प्रॉब्लम्स को समझना और फिर उनके नज़रिए से चेंज लाना, ये एक बहुत ही बड़ा स्किल मुझे इस फेलोशिप से मिला। 2 साल का है और सच्ची में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अपने लिए भी और डेवलप सेक्टर में घुसने के लिए भी। वेरी इंटरेस्टिंग अपूर्वा। आई थिंक हमारे दोस्त पहले जानना चाहते हैं कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने कब सोचा कि आप एंटरप्रेन्योर बनेंगी? आपको मालूम था कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? अम, अ, मेरे को पता नहीं कि वो कौन-सा एक दिन था जो मैंने सोचा कि अब मैं ये शुरू करूँगी। पर शुरुआत तो बहुत ही छोटी हुई थी। राजस्थान के गाँव में हुई थी सबसे पहले। जब मैंने देखा कि बहुत सारी औरतें घर पे हैं, उनके पास काम नहीं है और उनके मर्द बहुत दारू पीते थे तो बहुत सारी खाली बॉटलें थी वहाँ पे। मैं उदयपुर में काम करती थी और वहाँ पे एक कैफ़े कल्चर, रेस्टोरेंट कल्चर बहुत ज़्यादा है, टेरेस और गार्डन कैफ़ेज़।
वहाँ पे लाइटिंग की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और जैसे आपने आजकल देखा होगा, बहुत सारे ग्लास बॉटल लैंप्स बनते हैं। बहुत हेलो। हाँ, सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, या तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अ, तो एक एग्जांपल देती हूँ मेरे ही पुराने बिजनेस का, कर्मांतिक का। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज था कि मैंने एक अ, मोचियों की बस्ती देखी, जहाँ पे जूतों का पर ये वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं कि क्या, तो भी आप काम करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी फैमिली बिजनेस हो या आसपास के किसी कम्युनिटी के साथ काम करना हो, आपकी मोटिवेशन, आपकी नीड और उनकी नीड एक सिंक में होनी चाहिए। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस कि अपने जितने भी अजम्पशंस है, जो भी आपने उनके बारे में सोचा है, उसको साइड में रखकर आप उनसे ऐसे प्रश्न पूछें जो आपको उनके बारे में या उनकी तकलीफें या उनके आइडियाज या उनके अपॉर्चुनिटीज या स्ट्रेंथ, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। तो अगर मैं किसी मोची से जाके पूछूं कि आपको बिजनेस मिलता है या नहीं, ये किया है मैंने सीपी में। आप जब भी जाओगे कनॉट प्लेस में, हर 10 मीटर में एक मोची बैठा हुआ दिखेगा। तो मुझे लगा हाँ, इनको तो काम की ज़रूरत, चलो मैं इनसे बात करूँ। मैंने पूरे सीपी में चक्कर मार के हर एक मोची से पूछा, आपको काम चाहिए? अ, और उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमें दिन में पीने के लिए इनफ पैसा मिल जाता है, हम खुश हैं इसी में। तो ये अगर मैं इनको फ़ोर्स करके अपना बिज़नेस बनाती, तो मेरा दिमाग एकदम घूम चुका होता यही समझने में कि क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैं किस जगह अपनी एनर्जी डाल रही हूँ? तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप और आपकी टीम, यानी कि जिनके लिए और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, आप लोग एक गोल के लिए काम करें, जो आप दोनों का फ़ायदा करे। अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो फ़ायदा दोनों के लिए होना चाहिए, और वो आइडेंटिफ़ाई करना कि फ़ायदा को आप मेज़र कैसे करोगे? फ़ायदा सिर्फ़ पैसा है या फ़ायदा उनकी फैमिली में बच्चे स्कूल जा पा रहे, या कैसे आप उनकी अ, डेवलपमेंट को मेज़र करोगे अपने काम से, ये सब आइडेंटिफ़ाई करना सबसे आई थिंक सबसे पहला काम है। चाहे आपका आइडिया जो भी हो, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं, वो दोनों पार्टीज़ के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। ओके। अपूर्वा, कर्मांतिक का बिजनेस। सॉरी अक्षय, आवाज़ कट रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कर्मांतिक का बिजनेस मॉडल क्या है? कर्माटिक का बिज़नेस मॉडल बहुत ही सिंपल था। हमारे कुछ उसूल थे कि मैं और मेरी एक पार्टनर भी थी, और हमारे उसूल थे कि हम किसी भी बिज़नेस को पूरी तरह अपना नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि हमारा आइडिया था कि जिन मोचियों के साथ हम काम करेंगे, वो हमारे जाने के बाद भी एक गुड बिजनेसमैन बन पाए। ये हमारा एजेंडा था कि अगर डिजाइनर्स, टेलर्स और डिजाइनर्स साथ में काम कर सकते हैं, तो मोची और डिजाइनर्स भी तो काम कर सकते हैं साथ में। क्या डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज मोचियों में आ सकती है? जूते तो वो बना ही रहे हैं। तो उनकी नीड कि वो अपना बिजनेस, अपने फाइनेंसेस कंट्रोल में ला पाए, एक मार्केट आए उनके पास, और वो दोनों के लिए फ़ायदा हो। अब वो फ़ायदा तभी है जब उनके पास भी प्रोडक्शन कंट्रोल रहे। तो हमारा बिज़नेस मॉडल मेनली ये था कि हम बनेंगे वो एजेंसी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करे मोचियों में। उनको हम अपने डिज़ाइन्स भी देंगे और उनसे डिज़ाइन्स भी बनवाएँगे। वो भी सीखेंगे कि डिज़ाइन्स कैसे बनता है, ताकि कल अगर अपूर्वा उनके साथ ना काम करे, तो भी वो बिज़नेस आगे बढ़ा पाए। कैसे वेंडर से नेगोशिएट करना है, पेमेंट किस हिसाब से लेनी है, अपने महीने के कारीगरों के साथ कैसे फाइनेंसेस डिवाइड करने हैं। ये सब जो है, ये हमारा बिज़नेस मॉडल था कि हम इनको इक्विप करें, और काम की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, ना ही डिज़ाइन मार्केट की कमी है, या आजकल हर टाइप के मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स मार्केटिंग पे डिपेंड करता है, सही ऑडियंस ढूँढने में डिपेंड करता है। पर
इतना कंपटीशन भी नहीं है कि आप बहुत लोगों के साथ काम ना कर पाए। तो हमारे मोची हमारे साथ भी काम करते थे, साथ में कुछ बड़े लेबल्स के लिए भी और फैशन शो के लिए भी जूते बना सकते थे। तो ये हमारा एजेंडा था कि काम सबको मिले, डिग्निटी मिले काम में। मोचियों को लगे कि वो कुछ इम्पोर्टेंट डिज़ाइन वाला काम कर रहे हैं और उनको सही पैसा मिले। ऐसा ना हो कि हम प्रॉफ़िट खा रहे हैं, क्योंकि फिर हमारे और दूसरे बिज़नेसेस में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। राइट। तो ये कुछ उसूल थे हमारे। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिसाइड किया ड्यूरिंग आवर बिज़नेस कि मार्केट में बैठना, एक छोटी-सी कंपनी, जूतों की कंपनी, इतनी बड़ी मार्केट में या मॉल में तो नहीं बेच सकते। तो हम सस्ते में अपना सामान कैसे बेचेंगे? अ, दुकान खोलने के बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता। तो ई-कॉमर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रिया बन गया हमारे लिए, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक। सबसे पहले हमारे एग्ज़िबिशन, एक दिवाली मेला में हमने एग्ज़िबिशन रखा, वहाँ पे जूते बेचे और तब वेबसाइट भी नहीं थी हमारी, हमने सिर्फ़ इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक से अपने डिज़ाइन्स शेयर करे थे, दोस्त और उनके दोस्त, ऐसे करके 10 से 20-30 लोग खरीदना शुरू हुए। छोटी शुरुआत थी, पर मेनली सबसे ज़्यादा बिज़नेस हमारा ऑनलाइन होने लगा, तो हमने कंप्लीटली एक ऑनलाइन बिज़नेस मॉडल बना दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक तो जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा थीम था आज का कि अपूर्वा को खुद आप जूते नहीं बनाना जानती थी, राइट? जी। हाँ, और अपूर्वा का जो बिज़नेस है कर्मांतिक का, उसके अंदर आप मोचियों से एक प्रोडक्ट लेती थी और उसको बेचती थी, राइट? उसको डिज़ाइन करती थी, उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई करती थी और उसको सोशल मीडिया के थ्रू मतलब ई-कॉमर्स के थ्रू आप उसको बेचती थी। एक्चुअली हम क्या करते थे अक्षय कि सबसे पहले हमने कोशिश करी कि जो वो बनाते हैं उसी को क्यों ना बेहतर करके बेचें। पर 1-2 बारी बेचने के बाद हमें भी थोड़ा फीडबैक मिलने लग गया, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, सुनना कि आपके कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं। और फिर हमने डिसाइड किया कि एक एक तो उनके पास स्किल है, पर उससे ज़्यादा कैसे आगे बढ़े? हम उसमें क्या मैं अपना एजुकेशन उसमें कैसे लाऊँ? कि मार्केट को समझना, डिज़ाइन को समझना, अ, इंस्टाग्राम या गूगल कैसे करना, ये मैं उनको कैसे समझाऊँ कॉबलर्स को। तो ये सब करना वाज़ द मेन काम फॉर अस। अ, पर हमने सबसे पहले उनके स्किल्स मेज़र करना ज़रूरी समझा कि क्या चीज़ें वो बहुत अच्छा करते हैं, जिसमें ना हमारा नुकसान हो, ना उनका नुकसान हो। उन अच्छे स्किल्स को लेके हम ऐसा क्या बना सकते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी मार्केट में। तो पहले हमने शुरुआत करी कि वो क्या बना रहे हैं, पर 1-2 प्रोडक्शन के बाद हमें समझ आ गया मार्केट क्या है और हमने नैरो डाउन करना शुरू किया कि मार्केट में सबसे ज़्यादा किसकी कीमत मिलेगी और क्यों ना हम वही बनाएँ उनके एग्ज़िस्टिंग स्किल से। तो ये एक टाइप का कन्वर्सेशन से ही पॉसिबल था कि जो भी जूते बन रहे हैं, अ, अब ये कन्वर्सेशन कैसे होगा? अगर मुझे जूते बनाने नहीं आते, मैं कैसे बताऊँगी एक मोची को कि आप इसे ऐसे बनाइए? मैं कैसे समझूँगी उनकी प्रॉब्लम्स क्या है बनाते समय? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो भी हमारे साथ काम कर रहे थे, मैं और मेरी पार्टनर, बीच में हमारे जितने भी फुटवियर टेक्नीशियंस आते थे काम करने, हम उनके साथ बैठते थे और वो कला को समझने की कोशिश करते थे, ताकि हम सोच समझ के अपने चेंजेस लाएँ। ऐसा ना करें कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो एकदम घबरा जाए काम से और उसको हाथ ही ना लगाए आगे जाके। तो लिटरली जूता बनाना सीख ही लिया एक तरीके से उनके साथ बैठ के। अ, और अगर कोई जिसने प्रॉपर, अब मुझे पता है कि मोची कभी स्कूल तो गए नहीं, ना कॉलेज गए, फिर भी वो जूते बना रहे हैं सालों-साल। तो ये चीज़ तो आप भी बैठ के उनसे सीख सकते हैं। बस वो चाह और एक ओपननेस होनी चाहिए कि आप वो चीज़ सीखें, जिसकी ज़रूरत है आपके काम में। काफ़ी सही चीज़ आपने बताई आई थिंक। लेकिन आपने मोनिका के 3 क्वेश्चन्स आए हैं।
आपने उसको थोड़ा-थोड़ा कवर किया है, पर मैं चाहूँगा कि आपके पास अगर और भी कुछ है उसको कहने के लिए तो आप प्लीज़ बोलें। तो मोनिका पूछती है कि मैम आपको कैसे आइडिया आया कि हम ऑनलाइन स्टोर शू ओपन करें और आपने ऑनलाइन कस्टमर कैसे बनाए? और आपने कर्मांतिक नाम क्यों रखा? इसका क्या मतलब है? ओके, एक सेकंड। ओके, हाय मोनिका। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। मैं शुरुआत करूंगी आपके लास्ट क्वेश्चन से कि हमने कर्मांतिक नाम क्यों रखा। अ, नाम तो हमने 2 डिसाइड करे थे और दोनों ही ऐसे सुंदर संस्कृत नाम थे। कर्मांतिक नाम इसलिए रखा कि क्योंकि कर्मांतिक का मतलब है कारीगर जो क्राफ्ट में काम करते हैं। और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे बिज़नेस के लिए थी कि हम जो डिज़ाइनर का दर्जा होता है, वो हम मोचियों को दें। वो सिर्फ़ मोची ना बन के रह जाए, वो उससे और भी हमें लगता था कि उनकी कला बहुत अच्छी है, तो हम उनको सेम डिग्निटी देना चाहते थे। और कर्मांतिक एक ऐसी सुंदर शब्द है जो कर्म करने वाले के लिए है। और हम ये भी चाहते थे आगे जाके हम अपैरल में भी काम करें, जो हमने लास्ट ईयर में शुरू किया, हैंडबैग्स में भी काम करें। तो एक तरह से ये ब्रांड नेम ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल था। तो एक बहुत ही एप्ट नाम। और 10-15 लोगों से पूछा आस-पास के नाम याद रहेगा या नहीं? तो ये नाम याद रहा लोगों को, तो हमने ये चूज़ कर लिया। ज़्यादा लेकिन इतना भी नहीं सोचा नाम में। नाम आप कभी भी बदल सकते हैं और पर काम धीरे-धीरे बनाना थोड़ा मुश्किल है। अम ऑनलाइन बिजनेस हमने कैसे क्यों चूज किया वेबसाइट करना? मोनिका, हमने वैसे सारे एंगल्स ट्राई कर लिए थे। ऐसा नहीं था कि हमने सीधा जाते ही सोच लिया कि अब हम ई कॉमर्स करेंगे। पर शुरुआत में जितने पैसे थे हमारे पास उसमें क्या पॉसिबल है ये देखना बहुत ज़रूरी था। हमने छोटे-छोटे एग्ज़िबिशन्स, दिवाली मेला, दिल्ली में दिल्ली हाट और दस्तकार, इस टाइप के जो मेले होते हैं उसमें पहले हमने अपना स्टॉल लगाया। वहाँ की ऑडियंस को समझा। उनसे जब जब कोई हमारे से सामान खरीदने आता था, तो मैं ऐसा नहीं कि हमने किसी सेल्स पर्सन को रखा है। हम खुद वहाँ खड़े होते थे क्योंकि हमें जानना था कि हमारा सामान कौन खरीद रहा है। क्या वो इंस्टाग्राम पे है? क्या वो फेसबुक पे है? और आजकल सभी रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन लेना अपने सारे कस्टमर से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था शुरुआत में। तो पहले फर्स्ट ईयर हमने सिर्फ एग्ज़िबिशन पे फ़ोकस किया। वेबसाइट बनाने की, फ़ोटो शूट करने के, ये इन सब चीज़ों के बिल्कुल पैसे नहीं थे। मॉडल्स को पैसे देने के लिए नहीं थे हमारे पास। अ, हमारा पहला इन्वेस्टमेंट 25 या 30,000 का था जिससे हमने पायलट अपना शुरू किया। उसके बाद हमें धीरे-धीरे पैसा मिलना शुरू हुआ। अ, तो पहले हमने एग्ज़िबिशन किया, उसमें काफ़ी खर्चा, काफ़ी टाइम लगता था। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई, इन सब जगह जाने में बहुत खर्चा लगता है। स्पेशली जूतों के लिए आपको बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है जो फ़ोल्ड हो जाएँगे, तो इसके लिए बहुत खर्चा। तो फाइनेंसेस पे हमने अपने डिसीजंस बनाए कि अच्छा एग्जीबिशन में इतना खर्चा हो रहा है और इतना पैसा निकल रहा है, क्यों ना हम इंस्टाग्राम पे बेचना शुरू करें। तो हमने इंस्टाग्राम से शुरू किया। एक टाइम के बाद हमारे ऑर्डर्स इतने बढ़ गए कि हम इंस्टाग्राम पे ऑर्डर नहीं ले पाए और हमें वेबसाइट खोलना पड़ा। वेबसाइट में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। बहुत सारे दोस्तों ने मॉडल्स बन के हेल्प करी हमारी। बहुत सारे दोस्तों के पास एक कैमरा तो रहता ही है, जिसके पास कैमरा था उनको हम रिक्वेस्ट करते थे। तो काफ़ी सारा काम जो हमारे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज़ होते हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, आस-पास के पड़ोसी, जो जो भी स्किल दे सकता है अपना, अ, और आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप है जिनका, वो सब कंट्रीब्यूट करने लगे। पर ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ही सबसे फ़ायदेमंद बिज़नेस है क्योंकि अ, एक तो है कि आप दिल्ली में बैठे-बैठे पूरे देश में बेच सकते हो, देश के बाहर भी बेच सकते हो अगर आपके पास पेपर वर्क है। और दूसरा, आपको एक ऑफ़िस में अपना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दुकान में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास पैसे थे भी नहीं, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ऑप्शन था। तो ऑनलाइन वो सबसे स्मार्ट
फाइनेंशियल डिसीजन था हमारा कि यही पॉसिबल है और इसी से हम अपने मोचियों का भी फ़ायदा कर पाएँगे। अ, तो कुछ मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स में भी हम अपना सामान बेचते थे 4-5 सिटीज़ में, पर इतना फ़ायदेमंद नहीं रहा वो काम। तो ये था ऑनलाइन कस्टमर्स कैसे लाए हम? तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस था हमारे लिए। मैं और मेरी पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर दोनों ही मार्केटिंग फ़ील्ड से नहीं हैं। मैंने अपना डिग्री आर्ट्स में किया है, उसने भी आर्ट्स में किया था। तो कैसे समझना है कि ये कस्टमर हमारे पास आएँगे या नहीं? अ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए था कि हम अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनाएँ। अब ऑनलाइन प्रेज़ेंस कैसे होती है? एक तो आप सोशल मीडिया चैनल्स में पोस्ट करें, सिर्फ़ पिक्चर्स नहीं, पर आपकी जो जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं या पोस्ट होती है, वो एक कहानी बतानी चाहिए आपके ब्रांड, आपके काम के ऊपर। सिर्फ़ एक सुंदर फ़ोटो 1-2 बार ही चलेगा, पर आगे जाके वो किसने बनाई, क्यों आपका प्रोडक्ट बहुत सुंदर है या बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे बाकी लोगों को फ़ायदा होगा। ये कहानी बताना सोशल मीडिया पे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल हमने धीरे-धीरे सीखा। इस पे बहुत सारे कोर्सेज़ और यूट्यूब वीडियोज़ है ऑनलाइन। आजकल मुश्किल नहीं है ये सीखना। दूसरी चीज़, हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे मैगज़ीन आर्टिकल्स दिए, अ, और इनके लिए हमने पैसे नहीं दिए। लोग अपने आप समझ जाते हैं, जब अच्छा काम हो रहा होता है, तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वाले खुद आपको लिखेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसको कवर करना चाहते हैं। तो उससे एक ऑटोमैटिक आपकी मार्केटिंग हो जाती है। तो हमने ऐसे पेड प्रमोशन तो नहीं किया, सिर्फ़ अपने एडवर्टाइज़मेंट्स किए थे। फिर तीसरा है कि एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर, कि जब आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, आपने एक बार सामान बेचा, पर उसके बाद वो वापस कैसे आएगा आपके पास? क्योंकि एक बार ही बेचना बहुत आसान है। उनके सारे डिटेल्स समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से शहर से आपके ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? किधर पैसा लगाना है एडवर्टाइज़मेंट के लिए? तो इन सब चीज़ों का डेटा मेंटेन करना ज़रूरी है। ये अंदाज़े का काम नहीं है। एक एक्सेल शीट में हमें ज़्यादा नहीं पता था, हमने खुद धीरे-धीरे सीखा। हम एक्सेल शीट में अपने सारे ऑर्डर्स लिखते थे। कौन से शहर से, किस एज ग्रुप के, मेल या फीमेल। ये जो छोटी-छोटी डिटेल्स है, उससे हमें समझ आता था कि अच्छा, अभी अगर हम चेन्नई में एग्ज़िबिशन डालेंगे, तो हमें ऑनलाइन सेल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चेन्नई के लोग वो सामान खरीदने आएँगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो 1 साल, 2 साल लगा के हमें समझ आया। अ, अदरवाइज़ ऑनलाइन कस्टमर बिल्ड करना मेनली स्टोरी टेलिंग पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कहानी कैसे समझाते हैं और उनके साथ कनेक्शन कैसे बनाए रखते हैं। वेरी आई होप मैंने इंस्पायरिंग। हाँ, फुल्ली आंसर कर दिया है राइट, मोनिका राइट। की क्वेश्चन। और भी काफ़ी क्वेश्चन्स आ रहे हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग, आपने काफ़ी डिटेल में अच्छे से बताया इसको, तो आई थिंक थैंक यू फॉर दैट अपूर्वा। मैं अब ज्योति का और धीरज का क्वेश्चन कंबाइन करना चाहता हूँ। दोनों ने पूछा है कि मैम आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी आई? आप अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम 1 या 2 बता सकें और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? ओके, अ, ज्योतिका एंड धीरज, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई। चूज़ करना तो बहुत ही, आई थिंक अलग-अलग स्टेज पे प्रॉब्लम्स आमने-सामने आती रहेंगी। स्पेशली अगर आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, जो एक मेल सेंट्रिक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। जिस जगहों पे हम जाते थे, वहाँ पे औरतें, मैंने एक भी औरत नहीं देखी जो जूतों पे काम कर रही थी उस समय। और अलग डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हैं और आप कौन हैं। प्रॉब्लम फाइनेंस की है कभी-कभी, और कभी-कभी एक मेंटरिंग की प्रॉब्लम भी आ रही थी बीच में कि बिज़नेस बना लिया, प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे, अब क्या? इसके आगे क्या? कैसे हम इसको इससे बेहतर बनाएँ? कैसे इसको बड़ा बनाएँ? तो एक चीज़ है कि हमेशा याद रखना कि जो आपने शुरू किया है, वो क्यों किया था? ये आपको कहीं पे लिख देना चाहिए, आपकी डायरी में या आपके विज़न चार्ट में, कि
आपका मेन गोल क्या है? क्योंकि जब आप एक बिज़नेस में पूरी तरह घुस जाते हैं, तो उस ये विज़न खोना बहुत आसान है। तो जब भी कोई चैलेंज आता था, हम वापस से अपने एक चार्ट पे आ जाते थे। मैं और मेरी पार्टनर ने एक चार्ट बनाया था कि हमारा मेन काम क्या होगा, क्या चीज़ें हम करेंगे और क्या चीज़ें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही एक क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर था कि हम इतना ही काम करेंगे जो एथिकल हो, वही काम करेंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत ना पड़े, कोई मिडलमैन ना आए जो पैसे खाए बीच में। वही काम करेंगे जिसके हमें जिस जो चाइना से खरीदा हुआ एक्स्ट्रा सब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना से, पर मैं चाहती थी कि जितना हम इंडिया से ही क्यों ना खरीद के बना पाए, उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम काम करेंगे। ये हमारे पर्सनल मिशन थे, पर्सनल नीड्स थे। तो जब कोई चैलेंज आता है तो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड, कि आपने ये शुरुआत क्यों करी, और फिर वापस उसको बैक ट्रैक करना शुरू कीजिए कि आपने कहाँ पे गलती करी या क्या आप दोबारा से इसको बदल सकते हैं। एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज हमारे लिए ये था कि तीसरे साल के बिज़नेस में कि हमने बहुत सारे डिज़ाइन्स बना लिए थे, जूते बन रहे थे, पर उन्हीं हम और मोचियों के साथ काम करना चाहते थे। सारे शहर में ना अलग-अलग ग्रुप्स बना के काम करना चाहते थे, पर हम कर नहीं पा रहे थे। हमने गुड़गाँव में भी कोशिश करी थी, हम फेल कर रहे थे बार-बार ही। तो उसमें एक कुछ महीने तो हमने गँवाए, एक ऐसी चीज़ ट्राई करने में, जो शायद पॉसिबल ही नहीं थी। पर इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, हमने सोचा कि क्या हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं? क्या ये ज़रूरी है? अगर हम कारीगरों के साथ ही काम करना चाहते हैं, अगर हम क्राफ्ट्स पीपल के साथ ही काम करना चाहते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि वो मोची रहे? हम किसी और कारीगर के साथ भी काम करके उनके घर की आमदनी बढ़ा सकते हैं, राइट? तो ये एक डिसीजन हमने लिया कि चलो जूते अब बन रहे हैं, क्यों ना हम कपड़ों के साथ काम करें अब। अगर वो हमसे पॉसिबल है, हमारे पास ई-कॉमर्स वेबसाइट था, हमारे पास वेयरहाउस था, मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग थी, तो क्यों ना हम थोड़ा हॉरिज़ॉन्टली सोचें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर फुल डीप डाइव करना है। उससे आगे बढ़ के भी अलग तरीके से, और ऑडियंस जो हमारी जूते खरीद रही थी, ऑब्वियसली वो कपड़े भी पहनती है तो कपड़े भी खरीदेंगे। तो ये सोचना हमने शुरू किया कि कैसे हमारे बेनिफिशियरीज जिनके साथ हम काम करते हैं, उनका नंबर बढ़े, और कैसे हमारा मार्केट प्रेजेंस भी बना रहे। सिर्फ सेम जूते ही ना बेचे, और भी कस्टमर्स आए, चाहे कपड़ों के लिए आए या जूतों के लिए आए। तो एक थिंकिंग चेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट टेक्स टाइम। अपने जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो या सिबलिंग्स हो या फ्रेंड्स हो जो सिमिलर फील्ड में हो। समटाइम्स वो आपको वापस आपके मोटिवेशन या जो अच्छा काम आपने किया है उसकी तरफ वापस खींच के ले आते हैं। जब इतना डाउट आ जाता है मन में कि हम क्या कर रहे हैं, और ये बहुत बारी आता है एंटरप्रेन्योरशिप में कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उस टाइम पे लोगों से बात करना और एक बहुत इम्पोर्टेंट विजन चार्ट रखना अपने लिए, अपने लिए एक डायरेक्शन बनाए रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट हेल्प्ड सॉल्व अ लॉट ऑफ चैलेंज। वेरी नाइस अपूर्वा। आगे बढ़ते हुए सविता का एक क्वेश्चन आया है कि मैम जब आपने कस्टमर से आप उनकी फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम के बारे में पूछती है तो कस्टमर का क्या रिएक्शन होता है? किन्होंने पूछा है ये? सविता। सविता, ये तो काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बहुत रियल क्वेश्चन है। आई एम सरप्राइज्ड कि आप इतने डिटेल में जाके उस सिचुएशन को लिव करके पूछ रहे हैं या आपने खुद फेस किया होगा ये कभी। अ, बात ये है कि जब आप किसी से कुछ माँगते हैं, उससे पहले एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी मान लीजिए आप मुझसे मेरे एग्ज़िबिशन स्टॉल पे मिले। अब मैंने आपको जूते दिखाए, पर मैं आपके बारे में भी पूछूँगी या मैं ढूँढूँगी कि मैं कैसे आपको कॉम्प्लीमेंट कर पाऊँ और एक वैल्यू अपने हमारे बिज़नेस का वैल्यू दिखा पाऊँ। तो एक इंसान को पढ़ना ज़रूरी है, किस माइंडसेट में है, ज़रूरी नहीं कि सब देंगे।
रिजेक्शन से भी नहीं डरना चाहिए, कोशिश करने में बुराई नहीं है। क्या बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि सॉरी नहीं देना चाहते, 1 नहीं देंगे 5 दे देंगे। तो रिजेक्शन से नहीं डरे उतना, पर एक इंसान का सिचुएशन रीड करना इम्पोर्टेंट है। क्या वो ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं आपसे? क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपके बिज़नेस में? और वो इंटरेस्ट कैसे दिखाएँगे सविता इज़ आप कैसी कहानी सुनाते हैं उनको? आप उनको कैसे एंगेज करते हैं अपने साथ? ये सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शन नहीं होना चाहिए, एक तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपने कस्टमर्स के साथ। तो वो चाहे फेस टू फेस हो या थ्रू एडवर्टाइज़मेंट हो या थ्रू इंस्टाग्राम या फेसबुक हो, उनको एंगेज करना, उनको इम्पोर्टेंट फ़ील कराना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेट है इस बिज़नेस का। तब वो खुद ही आपसे बोलेंगे कि आप फेसबुक पे हैं क्या? आप इंस्टाग्राम पे हैं क्या? मैं फ़ॉलो करूँगी आपको। तो एक है कि वो खुद से भी आके पूछ सकते हैं और कभी-कभी आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। दोनों के लिए रेडी होना ज़रूरी है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक गुलशन हमारे साथ हैं जो पहला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। गुलशन, आप सुन पा रहे हैं क्या? आकांक्षा, आदित्य, गुलशन है क्या हमारे साथ? हाँ जी, गुलशन है हमारे साथ। साधना भी एक्चुअली साधना भी आ गई है अब। ओके। यस मैम। साधना आप हो इधर? हाँ जी मैम, वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, वॉइस आ यस। रही है। एकदम क्लियर आ रही है साधना। अगर आप अपना वीडियो ऑन करके पूछना चाहती हैं पूर्वा से, आप वो भी कर सकती हैं। वीडियो ऑन। यू कैन डू इट। आपका फोटो पढ़ रहे हैं हम जिसमें लिखा है आई कैन डू इट। हेलो मैम। हाय, हाय साधना। यस मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है वैसे? स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होगी जैसे मैंने शुरुआत में बोला किसी भी सिचुएशन में अ, अपने आप को ना खोना। इसको हिंदी का प्रॉपर शब्द नहीं है मेरे पास, पर जैसे मान लीजिए लॉकडाउन है, उसमें भी आप अपने आप को कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे सिचुएशन के सिचुएशन के अंदर गिवन नहीं करना बेसिकली। मतलब कोई भी स्थिति हो उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ढूँढना और उसको इम्प्रोवाइज़ करना। मान लीजिए आपके प्लान्स फेल हो गए, तो उसके आगे बढ़ना, प्लान फेल होने के बाद आगे कैसे बढ़ें। तो ये पॉज़िटिव ट्रेट होगा जो मेरे लिए एक स्ट्रेंथ है। और वीकनेस तो बहुत सारे हैं, स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेरे वीकनेस है, पर एक तरह से लोगों के साथ ईज़िली ट्रस्ट करना शायद अ, ये एक कभी-कभी वीकनेस हो सकता है। अच्छा। मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी जी, कि जो बिज़नेस या फिर एंटरप्रेन्योर के लिए एक टीम बिल्डिंग करना सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैम, जी। किस तरीके से हम अपना टीम बिल्डिंग ग्रो कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप पहले अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किन चीज़ में अच्छे हैं, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं। क्योंकि जो आपने पढ़ा हो शायद आप कभी ना करें लाइफ में। जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, मैं उस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर अपने स्ट्रेंथ्स को जानना कि आप एक टीम में कैसे काम करते हैं, क्या आप लीडर हैं या फॉलोअर हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। और आप डिसीजंस कैसे लेते हैं और क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती है। तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है, अपने आप की समझ, ये बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अ, तो जब आपके पास वो क्लैरिटी हो कि आप किस टाइप के
काम में इंटरेस्ट रखते हैं, और क्या चीजें आपसे बिल्कुल नहीं होती। मान लीजिए जैसे लोगों से बात करने में आपको बहुत हिचकिचाहट हो, या मैथ्स आपका अच्छा ना हो, अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो, अ, और ऐसी भी चीजें जो आप शायद आपको लग रहा है कि आप ना सीख पाए, बहुत टेक्निकल चीजें जैसे कंप्यूटर में कोडिंग करना, ये सब। यस तो मैम। एक है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए कि आप क्या-क्या कर सकती हैं और क्या-क्या खुद से भी सीखना चाहती हैं। अपने लिए भी ग्रोथ आइडेंटिफाई करना यस बहुत मैम। इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि जो-जो चीज़ें आप में नहीं है पर आपके बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो कोई और टीम मेंबर कैसे लाएगा? तो बेसिकली एक पज़ल को फिनिश करना है आपने कि ये पीसेस आपके पास है, कुछ पीसेस आपके टीम मेंबर्स लाएँगे। तो एक पर्सनल विजन होना चाहिए सबके पास, एक ही अ, चेंज को लाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके टीम मेंबर चाहते हैं कि पैसा बनाते रहे और एक चाहें कि हम कम्युनिटी को डेवलप करें। अगर वो दोनों सिंक में हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यस। एक रिस्पेक्ट और यू नो एक दूसरे के स्किल्स को फिल करना समहाउ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टीम में चूज़ करना। जैसे मेरी को-फाउंडर थी, वो एकदम ही ऑपोज़िट है मेरी। शायद अगर हम साथ में कभी काम नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त भी बन पाते, क्योंकि वो इतनी अलग है मुझसे। पर ज़रूरी नहीं है कि सारे दोस्त आपके बहुत अच्छे बिज़नेस पार्टनर बन जाए, और ज़रूरी नहीं है कि आपके बिज़नेस पार्टनर्स आपके दोस्त भी बने। तो एक ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ भी कभी-कभी बहुत काम आती है। तो मैं ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ अकाउंटिंग में, लीगल एडवाइस देने में या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में, और वो चीज़ें मेरी पार्टनर बहुत अच्छे से करती थी। तो एक तरीके से जिस चीज़ में मैं अच्छी नहीं हूँ, उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पर्सनैलिटी वाइज़ ऑल्सो अगर मैं कहीं पे ज़्यादा घबरा जाती हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती थी उन सिचुएशंस में। तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट थी एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए। अगर आप 2 से ज़्यादा, ये तो को-फाउंडर या पार्टनर के लिए है, पर अदरवाइज़ ऑल्सो एक बहुत ही सिंपल रूल है टीम बिल्ड करने के लिए कि अपने से ज़्यादा स्मार्ट इंसान के साथ काम करिए हमेशा, जो आपसे ज़्यादा बेहतर हो किसी काम में। क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका टीम भी आपको मोटिवेट करे। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ वो मोटिवेशन और करेज लेके आएँगे काम पे। कभी-कभी आपके आस-पास के लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम आपकी जिस तरीके की आप टीम चूज़ करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट चीज़ ये है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन शायद बड़ी कंपनियों के लिए इम्पोर्टेंट है, पर जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको बहुत सारा काम सीखना पड़ता है ऑन द जॉब, कि आप ज़रूरी नहीं है कि ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे ही डिपेंडेंट है जॉब। तो अगर किसी की सीखने की चाह है और सिंसियरली कोई काम करना चाहता है, ये अंडरस्टैंड करना और इसको वैल्यू करना भी एक अच्छा सुझाव रहेगा कि कभी-कभी लोगों को काम नहीं आता, पर उनमें वो हार्ड वर्किंग ट्रेट है, तो उनको भी अपने टीम में रखिए और नर्चर कीजिए। तो यस। इस तरीके की मेरी टीम थी। अ, और हर टीम में प्रॉब्लम्स तो आती है, चाहे आप जितना भी परफेक्ट बना लें पर प्रॉब्लम्स आती हैं। ओपन कम्युनिकेशन से इट वाज़ ईज़ी टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। ओके मैम। थैंक यू मैम सो एक मच। और मैम एक और लास्ट क्वेश्चन बस। श्योर। साधना, अभी हम मोनिका को और सविता को चांस दें क्वेश्चन पूछने ओके का, सर, कोई बात नहीं। है ना? आपने बहुत अच्छा पूछा, और मैं वाकई में तो अब 10 वेबिनार्स हमने होस्ट कर लिए। आज का वेबिनार सबसे बढ़िया रहा है, क्योंकि आप लोग आके खुद क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो कि बहुत अमेजिंग चीज है। तो आप प्लीज अगली बार भी आइएगा। मैं अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास 9 मिनट रह गए हैं सिर्फ, तो मैं नहीं ठीक है चाहता कि सर। मोनिका और सविता का, ठीक है? सो सॉरी एंड थैंक ओके सर, यू सो कोई मच बात फॉर नहीं। आस्किंग। हाँ, थैंक यू आपने आई साधना। थिंक काफी लोगों को इंस्पायर भी किया है आने के लिए दोबारा। थैंक यू साधना। ओके सर। थैंक यू सो मच साधना। कैन वी हैव अब मोनिका, आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए मैम से।
मैम गुड इवनिंग। मैम मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगाते हैं या कुछ भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो या तो उसमें कलर चेंज आता है या फिर जो हम क्वालिटी चाहते हैं वो हमें क्वालिटी नहीं मिलती जो उसकी डिटेल्स में जो उसकी इमेज में दिखाई जाती है। जी। पर हमें क्या करना चाहिए? एज अ कस्टमर या एज अ बिजनेस वुमन? मैम एज अ बिजनेस एज अ कस्टमर भी, अगर हम उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि लोगों को वो क्वालिटी दे सकें, या फिर ऐसा कस्टमर हाँ, पूरा कीजिए अपना क्वेश्चन। या फिर मैम ऐसा कस्टमर जो हम क्वालिटी चाहते हैं वो हमें मिल जाए। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज रहती है, स्पेशली अगर आप नेचुरल डाई फैब्रिक के साथ काम कर रहे हैं, जैसे बगरू, बांधनी, ये सारी जो प्रिंट्स हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड तो काम नहीं मिलेगा, राइट? अगर कोई हाथ का काम है तो जरूरी नहीं है कि जिस प्रोडक्ट की फोटो आपने खींची है वो सारे 10 प्रोडक्ट सेम हो, उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो एक डिस्क्लेमर हम हमेशा डालते थे कि प्रोडक्ट्स में थोड़ा वेरिएशन रहेगा, कलर का और काम का एकदम अलग नहीं रहेगा। इसमें थोड़ी सच्चाई लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई फोटोशूट करते थे अपने प्रोडक्ट का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसे डे लाइट में करें और लिखें अपने प्रोडक्ट के नीचे कि ये डे लाइट में ऐसा दिखता है। इससे क्या है कि कस्टमर को पता है कि डे लाइट की फोटो है ये, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा रहेगा। दूसरा, आप कस्टमर को प्योर जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, सच सच वही दीजिए, ये मत दीजिए जो वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो जब रिटर्न आएगा उसका खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। तो सच्चाई मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ये पॉलिएस्टर का सामान है या 100% कॉटन है या जो भी है, और बाकी चीजें मेंटेन कैसे करना है प्रोडक्ट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जो मेरे कंपनी जूते बनाते थे, वो जूते आप बारिश में या पानी में पहन के नहीं जा सकते। अब मान लीजिए आपने वो पहन लिए, वो खराब होंगे। ये चीज बताना मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये बताना जरूरी नहीं है, पर अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मेरे कस्टमर्स को लगेगा कि ये बहुत खराब प्रोडक्ट है। अगर मैं उनको पहले ही वार्न कर दूं कि ड्राई क्लीन ही करना है, तो ये जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता है, इसको कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के लिए। कलर्स में एडिटिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छा टाइम रहता है डे लाइट टाइम, सुबह अर्ली, जो जब सूरज निकला होता है, बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहता, या जब शाम को ढलने से थोड़े घंटों पहले, उस टाइम पे सबसे नेचुरल कलर्स निकल के आते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा सफाई करने की या अ, उससे जो है उससे अलग दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न का खर्चा तो कंपनी उठाती है। तो एक सच्चा डिस्क्रिप्शन, सच्ची फोटो और एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, ताकि जो आप बेच रहे हैं कस्टमर्स को पहले से पता रहे। और अगर आपने कभी गलती करी है, उसको मान के, उससे सीख के दोबारा ऐसा कुछ प्रोसेस शुरू करें जिसमें आपको ज्यादा खर्चा ना उठाना पड़े बार बारी। जैसे हमारी साइजिंग का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, अब जूतों में तो रहेगा ही हमेशा, आधा एक इंच का फर्क हमेशा रहता है हर ब्रांड के हिसाब से। तो हमने उस हिसाब से अपनी साइजिंग चार्ट भी रखी थी, और हम खुद भी कभी कभी कस्टमर से कंफर्म करते थे, कुछ लोगों का पैर चौड़ा होता है, कुछ लोगों का पतला होता है। तो उस हिसाब से समझना कि जब कोई खुद भी कभी ना प्रोडक्ट ऑर्डर करके देखिए, अपने ही अगर फ्रेंड को बोलिए कि प्रोडक्ट ऑर्डर करे और उनका एक्सपीरियंस नोट कीजिए, डब्बा कैसा आया, सामान कैसा आया, पैकेट साफ था या नहीं, बिल था या नहीं अंदर, क्या उन्होंने जो ऑनलाइन देखा वही हाथ में उनको मिला या नहीं। तो ये अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ 1-2 ऑर्डर्स आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक देंगे वो लोग, और उस फीडबैक से आप अपना ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स, ये सब बदल सकते हैं। थैंक ओके यू मैम, सो थैंक यू। मच मोनिका। थैंक यू मोनिका। आप नेक्स्ट टाइम जरूर आना। ओके मैम। और इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू। अब हम सविता, जो हमारे साथ इतने टाइम से है, सविता अगर आप अपना वीडियो ऑन कर ले और आप जो भी आपको सवाल हो मैम से पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा समय भी नहीं रहा। हम जल्दी जल्दी आपका सवाल लास्ट लेके इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग सविता।
मैम मेरा क्वेश्चन था कि अभी आपने बताया कि आप अपने कस्टमर को मतलब कस्टमर से उनकी एफबी आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पूछते थे, तो जब आप उनसे पूछते थे तो उनका क्या रिएक्शन होता था? ये सवाल तो हमने आंसर किया पहले। तो आप चलो मैं दोबारा इस पे आती हूँ। जब किसी से कोई चीज चाहिए होती है सविता, उससे पहले आपको एक रिश्ता बनाने की जरूरत होती है। कभी कभी आपके पास समय होगा वो बनाने के लिए और कभी कभी नहीं होगा, राइट? तो अगर मैं किसी से इंस्टाग्राम या फेसबुक का आईडी पूछती हूँ, एक चीज ये समझना जरूरी है कि आप उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, पर उनको क्या मिलेगा उससे, है ना? ये देखना इम्पोर्टेंट है। एक होता है कि आप उनको डिस्काउंट के नाम पे पूछ सकते हैं कि हमारे डिस्काउंट्स चलते हैं कभी कभी, हम आपको बता सकते हैं जब ये होगा। और दूसरा होता है कि आप अपनी कहानी इस तरीके से बताएं कि वो खुद ही आपसे बोले कि क्या आपका पेज है, मैं और सामान खरीदना चाहूंगा या चाहूंगी आगे जाके, क्या आप इंस्टाग्राम पे है। और तीसरा, आप थोड़ा एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो जहाँ पे भी आपकी शॉप है, या जहाँ पे भी आपने एग्जीबिशन पे कभी अगर अपना प्रोडक्ट रखा हो, तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपका बैनर है वहाँ पे क्लियरली आपका इंस्टाग्राम आईडी या यू नो थोड़ा बहुत फेसबुक डिटेल्स, ये सब रखेंगे तो कुछ लोग खुद ही फॉलो करने लग जाते हैं अगर उनको आपका काम अच्छा लगे। जी मैम, अरे मैम एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम अपना कोई भी मतलब प्रोडक्ट या सामान जो भी मार्केट में लाते हैं और कम प्राइस में अगर उसको सेल करते हैं, तो लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि कम प्राइस में है तो शायद लोकल होगा, तो उनको हम कैसे बता सकते हैं कि नहीं, हमारा जो सामान है या प्रोडक्ट है वो लोकल नहीं है? तो उसके लिए कुछ बता सकते हो आप? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सविता, कि आपको देखना चाहिए कि आपके आसपास की दुकान क्या बेच रही है और कितने में बेच रही है, आप कहाँ बैठे हैं, है ना? अभी जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आप मार्केट जा रहे हैं तो क्या कपड़े पहनेंगे, और अगर शादी में जा रहे हैं तो क्या कपड़े पहनेंगे। आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करते हैं, राइट? तो अगर आप कहीं पे सामान बेच रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि आपके आसपास के लोग किस प्राइस रेंज पे सामान बेच रहे हैं। वो एक डिटरमाइन करता है फैक्टर कि जितने भी लोग उस मार्केट में आएंगे उनके लिए ये एवरेज प्राइस रहेगा, वो उसी टाइप का सामान खरीदेंगे। तो अगर आप ज्यादा सस्ती मार्केट में बैठ जाएं तो आपका सामान बहुत महंगा दिख सकता है, और अगर बहुत महंगी मार्केट में सस्ता सामान, थोड़ा सस्ता सामान बेचोगे तो आपका सामान चीप दिख सकता है। तो ये आप सामान किधर बेच रहे हैं, किनको बेच रहे हैं, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या है मार्केट में, ये समझना जरूरी है। मान लीजिए आप कुर्ता बना रहे हैं और वो कुर्ता आप किधर बेच रहे हैं, और उसी तरह का कुर्ता, ऐसा तो नहीं है कि आपका कुर्ता एकदम यूनिक है और ऐसा कोई भी कुर्ता नहीं है दुनिया में, राइट? उसी टाइप के बहुत सारे कुर्ते मार्केट में अवेलेबल है जिससे आपका कस्टमर कंपेयर करेगा। तो आप आसपास की दुकान जाके देखिए उस कुर्ते का प्राइस क्या है, बाकी ब्रांड्स उसको कितने में बेच रहे हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ऊपर बढ़ाने के लिए, प्राइसिंग रखने के लिए जानना जरूरी है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रख रहे हैं, और आप उस प्राइस रेंज में कैसे फिट आएंगे, कैसे कंपटीशन देंगे अपने आसपास की दुकान या ब्रांड्स को। तो प्रोडक्ट सस्ता या महंगा तो कंपैरिजन में ही होता है किसी के। आई थिंक इसमें मैं एक चीज ऐड करूं पूर्वा, जो सविता ने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक आपकी जो पैकेजिंग होती है ना, और जो आप लेबलिंग करते हो, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपको खुद मालूम है कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो चालू है, मतलब वो क्वालिटी की है ही नहीं, तो आप किसी को एक बार तो बेवकूफ बना सकते हो, राइट? हो सकता है कोई 2 बार भी बन जाए, लेकिन उससे ज्यादा बार कोई नहीं बनता। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपको ये मालूम है, तो जैसे आप पूर्वा ने बोला कि आप कहाँ पे बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, आप इसका तो पहले आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, राइट? अभी आपने देखा होगा कि ज्वार, रागी, बाजरा, ये सब हमारे कंट्री में कब से है ना? मतलब हम उगाते हैं इनको अपने गाँव में, जगह जगह उगाते हैं। तो पहले कोई खाता नहीं था, है ना? जबकि इसके फायदे सेम ही थे पहले भी और अब भी सेम है। और अब आजकल क्या हो गया है, हर बड़ी बड़ी कंपनी इसके स्नैक्स बनाने लग गई है।
और उसको इतना महंगा महंगा करके पैकेजिंग में बेचती है, जबकि मतलब ये पहले भी था, अभी भी है, इसका दाम पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, लेकिन बस उन्होंने ये देख लिया कि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो इसको 100 रुपए में भी खरीदेंगे एक छोटे से 20 ग्राम के पैकेट, तो अब उन्होंने हेल्थ का एंगल लगा दिया इसके एक मार्केटिंग या प्राइसिंग टेक्निक है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जो हम बहुत यूज करते थे। बेसिकली इसमें ये होता है कि चाहे आपका प्रोडक्ट जो भी हो, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, आसपास के चाहे आपने जितने में भी बनाया हो, वो प्रोडक्ट अगर आप ऐसे ही छोड़ दे किसी मार्केट में, तो कौन कितने पैसे दे सकता है उसके। 100 रुपए भी दे सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग 500 रुपए भी दे सकते हैं। तो ये देखना जरूरी है कि अ, कहाँ पे हो। जब आप एक आसपास के ब्रांड्स और आसपास के शॉप्स की सर्वे कर लेंगे कि वो लोग अपना सामान कैसे बेच रहे हैं, किस प्राइस पे बेच रहे हैं, एज अक्षय सेड कैसे ब्रांडिंग कर रहे हैं, कैसे पैकेजिंग कर रहे हैं, ये एक्सप्लोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप कैसे उनसे बेहतर काम कर पाएंगे। अपने कंपटीशन को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सविता। बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे आप। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। Very great. हाँ, really good question. Thank you so much, Apurva, for joining us and for taking out time. You guys. Schedule. I hope you enjoyed it. I really enjoyed. काफी flashback moment हो गया मेरे लिए। बहुत सारी चीजें जो मैं भूल गई थी फील्ड पे करते हुए या बिजनेस चलाते हुए, अभी दोबारा enjoyed revisiting all of them. अच्छा लगा. I hope I was helpful in answering some questions. Of course. Absolutely. Thank you so much, Apurva. I think मतलब आपका पूरा डिमीनर, मतलब आपने इतना डिटेल में अच्छे से पेशेंटली हर चीज को समझाया. That was very nice. So thank you so much. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट क्वेश्चंस। सबने जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन पूछना बहुत मुश्किल काम है। मैं खुद क्लास में ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाती थी, तो जिन्होंने भी इतना करेज और एंथुजियाज्म दिखाया और क्वेश्चंस पूछे, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर व्हाटएवर एंडेवर्स आप जो भी कोशिश कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना और फीडबैक लेते रहना। Thank you so much. थैंक यू गाइस। अच्छा चलो दोस्तों, बिफोर वी एंड दिस मुझे कुछ अनाउंसमेंट्स करने हैं, तो मैं आप लोग को वो बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आइडियाज की हमने आज बात करी, आज हमारा जो असाइनमेंट है उसमें आप प्लीज अपने बिजनेस आइडियाज, आपको जो भी आपको अंडर द सन बिजनेस आइडियाज आ रहे हो, जो आप करना चाहते हो, आप उसको फिल कर दीजिए। हम बहुत एक्साइटेड है आपके आइडियाज सुनने के लिए, और हम सब उसको लेके और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, उसके बारे में और बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में। उसके अलावा सेकेंड एक काफी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको वापस से कर देती हूँ, मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स में भी दे दिया था ये, बट कल हम लोग 4 फैसिलिटेटर्स के साथ वेबिनार्स रख रहे हैं। वो जो 4 टाइमिंग्स है वो मैंने ग्रुप्स पे डाली हुई है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वो 10:45 to 11:45 है, शाम को 5 से 6, और 9:45 to 10:45. 9:45 to 10:45 मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती है, आई एम रियली सॉरी। 5 से 6 और 8 से 9 बीच में एक और टाइमिंग है, मैं वापस से आपको बताती हूँ, वो एक बार चेक। 5:15 से 6:15 सेकंड है, उसके बाद 6:30 से 7:30 थर्ड है, और 8 से 9 फोर्थ वाला है। आई एम रियली सॉरी एवरीवन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसको 4 अलग-अलग फैसिलिटेटर्स लेंगे बेसिकली, है ना? और आदित्य, आप बताना चाहते हो कि कौन सा फैसिलिटेटर कौन सा वेबिनार ले रहा है कल सुबह? आदित्य आई थिंक है ग्रुप। हाँ है। हेलो दोस्तों, तो कल हमारे, जैसे कि अक्षय जी ने बताया, 4 क्लासेस होंगे। तो जो सुबह वाली क्लास है, तो मैं एक्चुअली शाम से शुरू करता हूँ। तो जो शाम वाली क्लास है 8 से 9 बजे वाली, वो आपकी लेंगी मरियम मैम, मरियम सिद्दीकी जी, जो कि सीड की फाउंडर है। दूसरी क्लास जो है उससे थोड़ी सी पहले है, शाम 5:30 से 6:30, वो लेंगे प्रत्युष श्रीवास्तव जी। फिर उससे पहले वाली जो क्लास है वो लूंगा मैं, आदित्य बोस। अक्षय, टाइमिंग एक बार रिपीट करना उसका।
5:15 से सवा 6 है एक, आई थिंक वो प्रत्युष लेंगे, आप कह रहे हो, और एक 6:30 से वो 7:30 प्रत्युष है लेंगे, हाँ वो थर्ड प्रत्युष क्लास। लेंगे, थर्ड क्लास 6:30 से 7:30 है। हाँ हम आपको ये जो सारी डिटेल्स है एक बार आप लोग ये सारे डिटेल्स हम आपको ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। तो हाँ। 5:15 वाली क्लास मैं लूंगा, हाँ। 6:30 वाली क्लास प्रत्युष लेंगे, 8 बजे वाली क्लास मरिया मैम लेंगी, और सुबह वाली क्लास जो विश्वास 9:45 से 10:45 तक है वो बचे कौन विश्वास सर लेंगे। ठीक है। आज हमको भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी क्योंकि आपको बताया था कि हम भी ये ट्राई कर रहे हैं नई नई चीजें, तो आपको एक ग्रुप में भी हाँ। डाल देंगे। और एक ग्रुप में भी डाल देंगे। असाइनमेंट जरूर कीजिएगा, आज हम आपके बिजनेस आइडियाज सुनेंगे। और मैं बैकग्राउंड से सुन रहा था अपूर्वा मैम की बातें, सो थैंक यू सो मच अपूर्वा जी फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस लिसनिंग टू यू एंड हियरिंग आउट योर जर्नी। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं सुन रहा था तो मेरे को तो काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। Thank you, Aditya, for having me. अच्छा चलो अब हम कल मिलते हैं सबसे। आई होप सब लोग सारे हमारे वेबिनार्स में भी आएंगे टाइमली। आप लोग को जो भी टाइम पे सूटेबल हो, आपको जब भी आप अवेलेबल हो, आप आ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट अपूर्वा, थैंक यू, Good night, guys. बाय बाय।